हेलो मेरे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बेचारे अच्छे तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं जो कि अपना क्लास 9th का है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो इतिहास की क्लास हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्या है, तो फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में कैसे कैसे क्रांति हुआ था, वो किस लिए हुआ था। तो कोई भी किसी भी देश में क्रांति अगर होती है तो आज़ादी को लेकर ही होती है। मुद्दा बनता है कि हम लोग कितना गुलाम है, उसको गुलाम से मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, तो शुरू होती है अपने यहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। जैसे आप लोग को मालूम है या नहीं है तो मालूम कर लीजिए कि अपना जो क्रांति हुआ था फ्रांस का, वो 1789 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1789 में अपना क्या फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं, क्या इसके बारे में मुद्दा था, क्या बात होती थी, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो अपना चैप्टर कौन सा था? चैप्टर थर्ड है। ठीक है, मैं लिख यहाँ पे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है तुम्हारा अपना एनसीईआरटी है, बिहार बोर्ड इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, बिहार पब्लिकेशन चलाता है, आप एनसीईआरटी से फॉलो कर सकते हो। उसमें भी यही चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर दे रखा है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। मैं समझाता हूँ। जो आपको जो येलो कलर का थोड़ा दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज लगाया हुआ है यहाँ पे हेडिंग में टाइप का। ठीक है ना, चलिए देखिए कहाँ शुरू होते, सन 1789 की। करता हूँ, ध्यान सुनिएगा सबको। ठीक है, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। सोचो, युगांतकारी, ये एक ऐसी घटना थी, बहुत युगांतकारी थी। कहाँ की है? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फ्रांस की। कब की? तो बोले 1789 की। समझ में आ रहा? बहुत खतरनाक घटना कहाँ की है? तो आप बोल सकते हैं यूरोप के इतिहास में। किसी इतिहास में? यूरोप के इतिहास में। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मतलब एक बहुत खतरनाक था, सबको तख्ता पलट करने वाला था। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसने एक युग में का अंत और दूसरे युग में का क्या होता है, आगमन का मार्ग प्रस्तुत किया था। मतलब एक ऐसी घटना, एक युग है ना, युग बोले तो बोले समय, टाइम। एक ऐसा टाइम जो खत्म हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। इस घटना को दर्शा रहा है। मतलब बुरे समय है ना, खत्म हो रहा है, अच्छे समय क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। या एक सप्ताह का जो पावर होता है, एक पावर वो खत्म हो रहा है, दूसरा पावर क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये बोल जा रहे हैं। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकारों के नए सिद्धांतों आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, मतलब होता है को प्रतिष्ठापित किया और यूरोप की पुरानी रीति तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इसके ऊपर समझ लीजिएगा। ये खिला ने बहुत कुछ बोल दिया इस चैप्टर। ठीक है, मतलब ये लाइन देखिए क्या क्या बोला इसने साफ साफ बोला कि यहाँ से पढ़ो, फ्रांस की इस क्रांति ने क्या क्या किया। इस क्रांति ने फ्रांस के राजतंत्र को, जो राजतंत्र था उसे हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी राजतंत्र को समाप्त कर दिया। फिर क्या किया इसने, सामाजिक व्यवस्था को नए विचारों से, नए विचार मैंने एक अच्छे ढंग से, नए तरीके से, नए विचारों से स्वतंत्र लाया। क्या लाया? स्वतंत्रता लाया, यानी आजादी लाया। फिर क्या है, समानता लाया, यानी सभी को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो। ठीक है, चाहे उच्च जाति हो, चाहे नीच जाति हो, सबके क्या करो, उसमें समानता किया। ठीक है, फिर क्या, बंधुत्व मैंने आपस में सब बांध के रहे, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बोले राजा नहीं, मिलजुल के रहने के लिए। तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों का दिया है। मानव अधिकार, कहीं भी रह सकते हैं आप लोग, कोई आपसे मतलब नहीं, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो मानव अधिकार दिया। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अपना मूल अधिकार कितने हैं, तो आप बोलते हैं हम लोग 7 मूल अधिकार है, लेकिन ये हटा दिया गया है। उसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार होता है ना, वो हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो भारत के लिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें जो अभी पढ़ रहे हैं वो फ्रांस की है। ठीक है, यहाँ पे बताया मानव अधिकार दिया गया। मानव अधिकार का मतलब क्या होता है, देखो आदमी स्वतंत्र पैदा होता है कहीं भी और हाँ प्रतिष्ठापित किया गया, मतलब कहीं भी रहिए, आपको बस अच्छा से रहिए, बस सब स्वतंत्र है पूरी तरह से, जैसे भारत के अंदर है। ठीक है, और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा, पुरानी रीति बने होता कुछ नियम होता पुराने जमाने वाला है ना, नियम जो भी है, रीति, पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। चुनौती मैंने अगर तुमने दोबारा से काम किया ऐसा काम, तो आप में मतलब कुछ ऐसे कंडीशन प्लान लगा था उसको कि अच्छा नहीं होगा। कैसे हम लोग किसी को वार्निंग देते हैं, तो ऐसी पुरानी रीति होता ना, रीति रिवाज, उसको चुनौतियां दिया गया। जैसे भारत के अंदर देख लीजिए, पहले क्या था, बाल विवाह बहुत था, धीरे धीरे चुनौती दिया ना उसको दी कि अगर बाल विवाह हुआ तो ऐसे ऐसे हो जाएगा।
होता है ना, वो पहले का रीति रिवाज, हाँ रीति रिवाज को उसने चुनौती दी कि अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए इस तरह के विचार स्वातंत्र्य का प्रादुर्भाव यूरोप में पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। पूर्ण जागरण क्या होता है? पूर्ण जागरण मतलब दोबारा से जागृत होना, ठीक है, दोबारा से जागृत होता है, ये बोला पूर्ण जागरण के दौरान ये तुम्हारा हुआ था स्वरूप, ठीक है, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को जन्म दिया था। इसने क्या किया? पूर्ण जागरण ने दोबारा से जागरण के लिए किया, दोबारा के अपने हिस्से के लिए लड़िए, टेंशन नहीं करिए, अपने हिस्से के लिए लड़िए। समझ में आ गया? कब हुआ? तो दोबारा होने पे, जिससे क्या क्या हुआ? जिससे यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांति हुआ। राष्ट्रवादी बोले तो एक ऐसा वादी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं पहले समझिएगा। राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है जो एक ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है, जो अपने देश के लिए मरने मिटने के तैयार हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद मतलब बहुत सारे मिल के लोगों ने क्या कर राष्ट्रवादी क्रांतियों का जन्म दिया। मतलब मैं भी देश के लिए लड़ना चाहता हूँ, वो भी देश के लिए लड़ना चाहते हैं, यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं सभी अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं गुलाम देश को आजाद कराना चाहते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं क्या? राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। समझ में आया तो चीज क्या? चलिए आगे देखते हैं। ये क्रांतियां सामयिक है, सामंतवाद एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाले सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। तो किसके खिलाफ थी? जो क्रांतिकारी जो थे ना, ये जो क्या बोला आंदोलन शुरू किया था, किसके खिलाफ थी? ये बोले साफ साफ कि सामंतवादी एवं निरंकुश शासन। निरंकुश का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो अपने ही हित में काम करता हो, ठीक है ना, वो जनता है कभी सुन ही नहीं सकता है, जो वो बोलेगा वही सही है, चाहे खराब ही क्यों ना बोल दे, उसे बोलते हैं निरंकुशवादी, ठीक है। और क्या बोले इसने? शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था मतलब अपने ही चलाने की व्यवस्था, तथा शोषण क्या होता है? शोषण एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए गरीब है तो गरीब को काम करवा जा रहा है, बहुत कुछ मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, बहुत काम करवा जा रहा है, कठिन काम करवा जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, चाहे जैसे हम लोग ब्लैक मेल बोल सकते हैं, उसे भी शोषण ही कहते हैं। शोषण का मतलब पूरा काम करवाना, पैसा वैसा नहीं देना, उसे बोलते शोषण। और शोषण कराने वाली सामाजिक व्यवस्था, जैसे तुम्हारा देखिएगा बहुत सारा होटल में आपको बच्चे मिलेंगे, ठीक है, आप लोग के तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना जी, वो सब काम करते रहते हैं, उनका शोषण करता है। सही बताओ तो कोई 100 रुपया दिन का नहीं देता, सोच लीजिए, बोलता है कि खाना खिलाएंगे और बस मेरे यहाँ काम करिए, बस सोचो। समझ में आ रहा क्या? इस कंडीशन में क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, उसका पढ़ाई, उसका बचपना जा रहा है, नहीं जा रहा क्या? बड़े होने के बाद वो क्या बनेगा? वो ऑफिसर तो बनेगा नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा रहेगा नहीं, बन सकता है क्या? बताइए, लास्ट में क्या बनेगा? वो क्रिमिनल ही बनेगा लास्ट में। जो बोला कि मेरे को और पैसे चाहिए, इस कंडीशन में बोला कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, तुम उसको मार दो, ये ना बोलेगा जी, तो बोला ठीक है मैं मारूंगा, मुझे पैसा चाहिए, क्या करेगा? लास्ट में क्रिमिनल बनेगा। तो ये क्या हो रहा है? उसको बचपना छीन रहा है, उसका पढ़ाई छीना रहा है, इसे बोलते हैं शोषण करना, ठीक है। ये बोलते हैं शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था को क्या कर इसने? खिलाफ मैंने उसके विरोध में था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी क्रम में क्या बोला यहाँ पे? इसी क्रम में सन 1776 दिख रहा है क्या? 1776 में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना जी। 1776 में क्या बोल रहा है? सन 1776 में शुरू हुई अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की अस्वाधिकता ने फ्रांस को पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया था। जैसे हमने पिछले बार देखे थे, पिछले चैप्टर में देखे जी, क्या क्या पिछले चैप्टर में बता रहा है कि कैसे वहाँ के लोग उपनिवेश क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताया था, यहाँ पे उपनिवेश दूसरे देश से आके यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, अपने जीवन चर्चा कर मतलब जीवन कार्य को चलाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो ये तुम्हारे 1783 में ये तुम्हारा स्वाधीनता का अधिकार के लिए फ्रांस के साथ मिलकर मतलब फ्रांस के पुरातन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया था और आजादी के खिलाफ मतलब आजादी के लिए लड़े थे अपना, ठीक ठीक है। कौन? उपनिवेश ना। अच्छा, उपनिवेश अपने आजादी के नहीं पढ़े थे पिछले चैप्टर में 1776 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्यों देखिए, क्योंकि इसे मैं देख तो थोड़ा। अब देखिए क्योंकि फ्रांस ने, दिख रहा है क्या? क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। तो क्या बोला इसने? फ्रांस ने, देखा क्या? फ्रांस ने युद्ध हो रहा था अमेरिका में, युद्ध के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की क्या किया इसने? मदद किया, मदद मैंने हेल्प किया, ठीक है।
फिर देखिए, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया था। जनता कहते थे यहाँ पे साथ दिया था। जैसे 1789 में हुआ जी, Yes, और sir. 1716 में हुआ था, है ना। इसका कंडीशन में हुआ था। फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, अब इसमें चर्चा की जाती है। देख रहे क्या, फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, क्या वजह है होने की। देखिए, यह समझाने के लिए हमें तत्कालिक राजनीतिक एवं समाज का अध्ययन करना होगा। मतलब इसके बारे में डीप में थोड़ा जानना पड़ेगा। तत्कालिक राजनीति कैसा है, कैसे को रहन सहन है, वो जानना होगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस से कब की बात हो रही है, 18वीं शताब्दी। दिखा दे रहे क्या, 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1700 से लेकर 1800 के बीच में। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, 18वीं शताब्दी। जैसे एक शताब्दी बोलेगा उससे 100 साल बस पहले कम कर देंगे, ठीक है। तो 1700 से लेकर 1800 के बीच में बात हो रही है। यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था और उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में क्या है, तो मेडगास्कर के टापू पर, कौन सा टापू, तो बोला मेडगास्कर के टापू पर। टापू नहीं समझते हो, टापू कौन सा पानी है, कैसे वाला द्वीप होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बस ये है। टापू पर अधिकार कर दिया था। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। सत्ता बोले तो पावर नींव बोले तो नींव यानी जो उसका मजबूती है ना पावर का, वो नहीं था, ठीक है। और देखिए लंबे समय मतलब क्या बोलते हैं, विस्तृत पावर नहीं थी, है ना। यहाँ देखिए, लंबे समय तक चले युद्ध के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी आई तथा शासनों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया। कर क्या होता है, कर माने टैक्स। ये कैसे होना शुरू हो गया, देखिएगा। कोई भी देश लगातार लंबे समय से लड़ रहा है, लड़ने के कारण बहुत सारी चीज को हानियां हो गई, कोई नहीं हानियां जी। Yes, sir. हानियां होने से उसका बहुत सारे व्यवस्था कमजोर पड़ गया, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने से क्या होता है कि बहुत सारे ना मतलब कमी आने लगी सब कुछ पैसे की। जैसे युद्ध चलने के कारण तुम्हारा बहुत सारे आर्थिक में कमी आने लगा। और फिर फिजूल फालतू का जो खर्च होता है ना, इस खर्चे के कारण डूब गया, तो खर्च से डूब गया। और टैक्स इसे हम लोग कर बोलते हैं, कर की मात्रा में क्या हो गया, अधिक होने लगा, जिसके वजह से तुम्हारा क्या हुआ, नीचे बहुत डल गया इस पे, ठीक है। कर में टैक्स ज्यादा लेने लगा था। और देखिए, और सामाजिक विषमतों मैंने क्या, देखो सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया था। मतलब देखो इसने क्या बोला, सामाजिक विषमता मतलब समाज में रहने वाले दो भेद हो रहा है, गोरा काला का भेद हो रहा है, अमीरी गरीबी का भेद हो रहा है। इस कंडीशन में एकदम गुस्सा में आके इसने क्या किया, तो लास्ट में एकदम कैसे, तो गुस्सा होने के बाद तुम्हारा एक क्रांति के कगार पर ला के दिया कि अब मैं लड़ूंगा, अब मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, चाहे मर जाऊं चाहे मिट जाऊं। वैसे भी तो मरी नहीं, कौन सा जिंदा है, ठीक है। रो के मरने से तो अच्छा कि मैं एक ही दिन मर जाऊं और देश के लिए मरूंगा। कहीं मेरा ऐसा तो ना कि नाम खराब हो जाएगा, मैं अपने देश के लिए अपने जान दिया हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फ्रांस से क्रांति समझ में आया क्यों, इसके वजह से लड़ाई, क्रांति होने क्या वजह है, मतलब क्यों ऐसा क्रांति होना शुरू हो गया। क्योंकि भाव लंबे समय से युद्ध चलने का वो देश है ना बहुत कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने का आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई, और कमजोर पड़ने का बहुत लोग असमानता है, सामाजिक में असमानता है, ठीक है। इसकी वजह से वो लास्ट में टैक्स भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसकी वजह से लास्ट में वो आखिरी सीमा तक पहुंच गए, जो कि लड़ने पे मजबूर हो गए। अब मैं मरूंगा चाहे कुछ भी होगा, मैं अपने देश के लिए ही मरूंगा, मैं कर रहा हूँ सब कुछ तय करूंगा। इस कंडीशन में अपना मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो राजनीतिक कारण क्या हो सकता है। तो देखिए कितने सारे कारण है इसमें, हम लोग क्या करेंगे, राजनीतिक पहला पॉइंट है राजनीतिक कारण। क्या राजनीतिक कारण, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे चर्चा करते हैं राजनीतिक कारण में क्या क्या आता है। देखिएगा, देखिए राजनीतिक कारण में कितने सारे कारण हैं, इसके अंदर हम लोग शासन इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, निरंकुश एवं अयोग्य शासक। ये क्या बोल रहा है, इसका समझिएगा। निरंकुश एवं अयोग्य मतलब क्या बोल, निरंकुश माने एक ऐसा राजा जो अपने ही चलाता हो, अपने जैसा जनता के लिए नहीं सुनता हो, ठीक है ना, उसे बोलते निरंकुश करते हैं। यानी जनता को बहुत दोहन करता हो, उसे भावनाओं से खिलवाड़ करता हो, ठीक है ना। उसे मतलब ही नहीं उस राजा को कि जनता के साथ क्या फीलिंग है, ठीक है। इसके वजह से हो गया। दूसरा क्या, अयोग्य राजा मतलब योग्य नहीं है वो,
अयोग्य है, तो वो उसके लायक नहीं है। जैसे मैं बना दूं, किसी को राजा बना दिया, वो राजा लायक है ही नहीं, वो सही से फैसला नहीं ले पा रहा, सही से मैं वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो राजा है क्या? नहीं, नहीं है, योग्य नहीं है वो, तो उसको क्या बोलेंगे? अयोग्य राजा। यानी अयोग्य शासन हो गया। कंप्लीट आता है। चलिए, संसद की बैठक। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। सोचो, 1-2 वर्ष की बात नहीं हो रहा है, 175 वर्ष तक कोई मकसद नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जनता कैसा जी रहा है, कोई मतलब नहीं है, मैं अच्छा हूँ ना जी, ऐसा था वहां स्थिति। 175 वर्ष तक तुम्हारा क्या हुआ था? तो बैठक नहीं हुआ था। बैठक का मतलब होता है, संसद में बैठक में तो सब आपस में राय लेना कि कौन कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में। कंप्लीट आता है सबको। और देखिए, जो वहाँ का जो निवास रहते थे, हाँ। वो आदमी बदल गए होंगे ना, छोटा से बड़ा, बड़ा से बदल कैसे जाएंगे? मतलब हमारे 75 फोटो, वर्ष हो गए। हाँ तो बदल जाएंगे, वो तो सही है ना बात। 175 वर्ष, लेकिन राजा तो ही रहा ना जी। जैसे राजा का बेटा राजा बना, राजा का बेटा राजा बना, उसका बेटा राजा बना, मतलब जनता का कोई वैल्यू नहीं है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, निरंकुश बोलते हैं। ये भी एक कारण है, हाँ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति। अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति मतलब देखो, हर बार केंद्रीयकरण करता है, मतलब यहाँ सेंटर वहाँ सेंटर, ऐसे करके बहुत जगह बनाया गया। तो ये तुम्हारा ये भी एक कारण है। इसका मतलब पूरा समझेंगे में डीप में, पहले पॉइंट टू पॉइंट चर्चा किया जा रहा है कि ये है क्या है, नहीं है। फिर क्या बोला आप देखिएगा, स्वायत्त शासन के अभाव। मतलब स्वायत्त शासन के अभाव, उसमें क्या है, अभाव हो रहा है, मतलब खुद अपने देश को शासन नहीं कर पा रहे उस तरह से, ठीक है ना। तो स्वायत्त शासन का क्या अभाव है, अभाव है, ठीक है, ऐसा होता है, अभाव में कमियां हैं। फिर क्या बोला है, मेरी, देखो मेरी अंत्योन्नत का प्रभाव, मेरी यानी खुद के लिए यहाँ बताया जा रहा है, इसका भी एक पॉइंट है, मेरी अंत्योन्नत का प्रभाव, ये भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, लास्ट में, लास्ट टॉपिक है अपना। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। इसमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, राजनीतिक कारण। तो क्या क्या कारण है, ये तो हमने देख लिया ना क्या है, इतने सारे कारण है। जैसे आपको देखिए पहला पॉइंट, अगर मैं बोलता हूँ तो क्या मिलेगा, सामाजिक कारण है। तो पहला कारण इसी में सब मिक्स है, पॉइंट नहीं बनाया गया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग, पॉइंट छाड़ देंगे। तो इसी में सब कुछ रहता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग समझ जाएंगे क्या क्या बता रखा है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा दूंगा ना, टेंशन नहीं करिएगा। देखिए, अगर वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर किसी चीज का क्लास का डिमांड हो तो बताइएगा, मैं उससे बना दूंगा क्लास के लिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, अगर समझ नहीं आया तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या बोला, फ्रांस। देखिए, फ्रांस में राजतंत्रात्मक, देखिए सुनिएगा सबको, देखिए कोई भी अगर आपका बड़ी से एग्जाम भी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। तो ये एनसीईआरटी का ही बेसिक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड का बोल सकते हैं हम लोग, बिहार बोर्ड का बुक है, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है, बस मोहर लगा बिहार बोर्ड का है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में तुम्हारा एक कलरफुल ले जाता है, ठीक ना, समझ में आ रहा क्या, वही फ्रांस की क्रांति सेम टू सेम वही पैटर्न है, थोड़ा सा मोहर अच्छी तरह समझाया गया है, एनसीईआरटी से भी अच्छी तरह से। तो देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग इससे। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन, क्या बोला, राज वाला शासन, राजा वाला। तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ठीक नहीं थी। और बुर्बो वंश, एक वंश है जिसका नाम क्या है, बुर्बो, ठीक है। तो बुर्बो राजवंश के लुई 60 बोलते हैं, लुई 16, क्या बोले इसको, लुई 16। तो लुई 60 के शासन काल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। प्रतिष्ठा माने अच्छे उच्च लेवल पे था, एक तरह से बताया जा रहा है, ठीक है। एक मिनट हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, उच्च लेवल पर थी। लेकिन उसके बाद के शासन, ये तो तुम्हारा लुई 60 था नहीं, तो अच्छा था एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन क्या, लेकिन इसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। अयोग्य बोले तो कोई लायक नहीं है राजा कलाई, फिर भी राजा बना हुआ है, समझ में आ रहा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अयोग्य राजा, अयोग्य, ठीक है। सन 1774 में यानी 1774 ईस्वी में लुई 60 गद्दी पर बैठा था। तो पूछेगा लुई 60 गद्दी पर कौन कब बैठा, 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। लुई 60 है जी, यस भैया, अच्छा ये लुई 14वां है बाबू, ये लुई 14वां है, ठीक है। थोड़ा गौर से इसको देखिए, क्या है, लुई 14वां है। लेकिन ये तुम्हारा शासन अच्छा था, लेकिन जैसे तुम्हारा इसके बाद आयोग बचा, उसके बाद क्या है यहाँ पे लुई 16वां जो कि गद्दी पे बैठी थी, ठीक है। और अत्यधिक क्या थी वो,
निरंकुश फिजूल खर्च एवं अयोग था, फालतू में पैसा खर्चा करने वाला और मतलब राजा के जैसा नहीं था वो एक तरह से। देखिए आप थोड़ा पहले मैं इसको लूज 60 बोला था, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, इसे लूज 14वां है, ठीक है, 14 है, मेरे को उल्टा दिख गया, ये नहीं दिख गया पार्ट, ठीक है, 16 के जगह मतलब 14 से 16 दिखने लगा, ये तुम्हारा 14वां है, लूज 14वां है, जो कि अच्छा राजा था, लेकिन उसके बाद जितने भी राजा हैं सबके सब क्या हुए, अयोग शासित हो गए, कोई लायक नहीं उसके, जैसे एग्जाम्पल की लूज 60 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, उनका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी अंत्योनन के साथ हुआ था, ठीक है, किसके साथ हुआ था, उनका नाम था राजकुमारी मेरी अंत्योनति, यानी राजकुमारी से हुआ था। तो सबसे पहले तो सवाल में ही आता है कि आपको नाम सुनते आपको लगता हो कि ये लुई 60 है ना, लुई सोलामा वो खुद लड़की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लुई सोलामा क्या है, लड़का है, ठीक है ना, तमिल लड़की से शादी हुआ था जी। देखिए राजकुमारी का नाम था मेरी अंत्योनेत, ठीक है, अंत्योनेत, और लुई सोलामा एक लड़का है, क्या है वो, लड़का। आप इसे ना समझे कि नाम से तो लड़की को लड़की होगी, समझ में आ रही क्या। चलिए आगे देखिए, तो लड़की से थोड़ी ना शादी करेंगे, मतलब लड़के ना भैया, अरे लड़का है तभी तो लड़के शादी की ना, समझ में आ रहा क्या, क्या बोल रहा है, देखो उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी जिसका नाम था मेरी अंत्योनेत के साथ हुआ था, जो कि उत्सव में काफी रुपए लुटाती थी, क्या लुटाती थी वो सब, काफी रुपया, पूरा लुटाओ जितना लुटा सकता है, उत्सव मैंने बोले कोई फंक्शन, ठीक है। और देखिए, और अपने खास आदमियों को अहेज दिलाने के लिए, अहेज बने अच्छा दिलाने के लिए, अहेज, अरे बाबू आप लोग आवाज नहीं करें, सब इधर जाके खड़े होइए जी, अहेज दिलाने के लिए राज्यकार्य में दखल देती रहती थी, राज्यकार्य में कोई भी राज्य काम होता था ना उसमें क्या होता, दखल देती रहती थी, ठीक है, दखल में टांग लगाते थे, ठीक है, में दखल लगा, हाँ। चलिए आगे देखते हैं, कार्य में दखल देती रहती, राजा के वर्षाए स्थिति महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे, सोचो 15,000 ऐसे अधिकारी कोई भी काम नहीं करते, मगर क्या अपार धन राशि वेतन के रूप में लेते थे, अपार बोलते बहुत पैसा लेते थे, न काम करके ना धाम करके, खाली फ्री में काम पैसा लेवे के, ठीक है, ऐसा 15,000 ऐसे अधिकारी थे। आगे देखते हैं इसके बारे में, देखिए राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था, सोचो राज्य में जितना पैसा इकट्ठा है उसका 9% व्यय इन्हीं फालतू के पैसा पे हो जाता था, ठीक है। लुई सोलहवां के शासन काल में अमेरिकी के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन में आजाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिरबो, वहाँ का जो पैसा है लिरबो है, ठीक है, लिरबो, हाँ सॉरी लिब्रे, वैसे बोल रहा हूँ, लिब्रे तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा इसे हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रांस क्या है मुद्रा है, जैसे भारत का रुपया है ना, बस वहाँ क्या तुम्हारा मुद्रा है, मुद्रा बोलते पैसा है, समझ नहीं आ रहा, आप लोग थोड़ा सा चुप रहो, समझना ना जी। यानी क्या तत्कालीन फ्रांस की मुद्राएं हैं, उससे भी अधिक का खर्च बढ़ा गया था, सोचो इससे ज्यादा खर्च हो गया था, ठीक है। 13 उपनिवेश, किसका कितने उपनिवेश, 13 बोले तो ऐसा वाला उपनिवेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, क्या बोला, उससे अधिक खर्च बढ़ गया था, पहले से ही वो चली आ रही आर्थिक संस्थाओं की कमी से राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर क्या हो गया, करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया गया, सॉरी जनता पर क्या, देखो पैसे तब घर में खत्म हो जाता है, राजकोष में खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा, तो जनता से लाएगा, जनता से कैसे लाएगा, टैक्स बढ़ाएगा, समझ में आ रहा क्या, टैक्स बढ़ाएगा, टैक्स कैसे बढ़ाएगा, ताकि और स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट करे, और भी जनता लोग टैक्स दे और मेरे राज्य का जो पैसा होगा वो बढ़े, ठीक है। यस भैया। और देखिए निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, मतलब ये बोल रहे साहब निरंकुश राजतंत्र ना, वो नियंत्रण पर का अभाव था, मतलब वहाँ नियंत्रण नहीं हो पाता सही से, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता सही से, ठीक है। यद्यपि मैंने हालांकि होता है, यद्यपि स्टेट से जनरल, इसका नाम का स्टेट जनरल बोल सकते हैं, स्टेट जनरल संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा के निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्ष तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई, सोच लो
175 वर्ष तक कोई बैठक नहीं कराएगी, जो कि बहुत खतरनाक घटना थी एक तरह से। सोचो 1 साल 2 साल 175 वर्ष लोगों का कोई कोई जीता है चिंता जी। नहीं था। सोचिए वहां तक सब भूल गए होंगे कि मैं स्वतंत्र के लिए लड़ूं या ना लड़ूं। ऐसे मान लीजिए मेरे पिताजी लड़ते होंगे, ठीक है, उनके दादाजी उनके दादा के लड़ते होंगे, भूल जाते होंगे, नहीं बता पाए, सब मर गया होगा, चाहे कुछ भी हो गया होगा ना इस कंडीशन में। अभी देखो लुई 14वां देखेगा, लुई 14वां की पूछता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। क्या बोला इसने? मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। लेकिन क्यों? चूंकि वह योग्य शासक था, क्योंकि क्या था वो सच में योग्य शासक था, वो अच्छा शासक था, वो कह सकते हैं, मतलब राजा था जो अच्छा था, वो लोगों के लिए ही बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। देखो क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट। विद्रोहियों को कुशलता पूर्वक, विद्रोह जो करते हैं ना, तो विद्रोह कुशलता पूर्वक दबा देता था। अतः उस समय राज्य की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी। सोचिए जब कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो लुई 14वां था ना, एक ऐसा शासक था कि लड़ाई झगड़ा को रोकने में एक्सपर्ट, तुरंत लड़ाई झगड़ा को रोक देता, रुक जा, काल लड़ रहा है फालतू में, कोई फायदा लड़ने से, तो योग था वो। ये राजा के जैसे राजा के विरुद्ध करता था, मतलब शासक मतलब विरोध, मतलब जयकार लगाता था उसके बारे में, उसको रोक देता था। नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं बोला, जैसे बोला ना कि आपस में कोई जनता लड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, तो उसको सपोर्ट नहीं बोलता, क्या कर रहा है जी बताइए, वो योग रहा था, वो अच्छा था एक तरह, बस ठीक है, फैसला कर देता वो। फिर क्या बोला, और मतलब उसके सारा शक्ति उसके हाथ में था, वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह के गुणों का अभाव था, अभाव बने ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं उसके अंदर आया। उत्तराधिकारी बोले तो उसके बाद जो राजा बने, ठीक है। चलिए राजा की निरंकुशता, देखो क्या राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छा चरित्र पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी, और जिसकी संख्या कितनी थी? 17 थी, और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। ठीक है, और देखिए न्याय धर्मों का पद, क्या न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। न्यायाधीश का जो पद, न्याय करने वाला, कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित है कि उसी के पद में होगा। और वे पद वंश से क्रमानुगत होते थे। वंश क्रम माने उसका फैसला वो उसका पिता जैसे होता है ना, वंश से, हाँ चलता, वंश से चलता आ रहा है, वो जनता के लिए नहीं है। चलिए आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे। मतलब पैसा दे के फैसला बदल दो, समझ में आ गया? इस कंडीशन में कुछ ऐसा कंडीशन था। और देखिए इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था, राज का ही नियंत्रण होता। सोचो ये राजा था एक तरह से निरंकुश वाला राजा, जो मेरे हित का फैसला होगा। ठीक, चलिए याद रखिए फ्रांस की क्रांति आती मैं पे बाबू, ठीक है, तो एक ऐसे नहीं हो सकता, ठीक ना। अगली बार जब क्लास लेंगे समझा दूंगा इसको अच्छी तरह से। देखिए क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ। देखिए सन 1789 में फ्रांस का राजनीतिक मानचित्र है। कैसा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, आप मोबाइल उल्टा करके देख लीजिएगा। चलिए चलिए पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। देखिएगा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सुनिए सबको, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। सोचो केंद्रीकरण में एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बुराई थी। और क्या बोले स्वायत्त है, क्या बोले स्वायत्त शासन का समर्थन अभाव था, ठीक है, अभाव था एक तरह से शासन का। और जबकि पड़ोस इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्त शासन की संस्थाओं के द्वारा होता था, ठीक है। जबकि पड़ोस के इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन व्यवस्था क्या था? शासन की संस्थाओं द्वारा होता था, तो शासन उसकी संस्थाओं द्वारा होता था, कोई और करवा शासन। फ्रांस में हर जगह वर्साय के राजमहल की ही प्रधानता थी। वर्साय के राजमहल की प्रधानता मैंने अच्छी देखकर बताया जा रहा है, ठीक है, उसी का मतलब राज था। राजा के अलावे मेरी बोलते उसकी पत्नी जो थी, ठीक है, राजा के अलावे मेरी अंत्यायनित के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था। दुरुपयोग मैंने जैसे मैं राजा हूँ, ठीक है, चाहे मतलब जो क्या लुई 60 है जो राजा है, उसकी पत्नी बिल्कुल बहुत बुरी तरह से अपना पावर का यूज करती थी, ठीक ना, बहुत खराब तरीका से। ये क्या बोलते हैं, दुरुपयोग किया उसने, तो उसने अच्छा मतलब राजा समझने का पूरा फायदा उठाया उसने, ऐसे कर जनता को परेशान किया पूरा, ठीक है।
और जिससे जन साधारण की धारणाओं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। मतलब हमको राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं चाहिए हमको लोकतंत्र, हम राजतंत्र ही रहेंगे। और सन 1789 में आते जन साधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगी। और उस समय वहाँ कोई भी ऐसा संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके। मतलब एक ऐसा राजा वहाँ पे कोई नहीं था, उसके जो उग्र मत होता है उसका मन चाहा, जो वो चाहता वही कर रहा है, ऐसा कोई नहीं था कि उसको रोक लगा दे। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे कब रोक लगा सके, जिसके वजह से तुम्हारा वहाँ फ्रांसीसी क्रांति लास्ट तक होते 78 तक हुई, 78-9 में। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। आगे हम लोग देखेंगे क्या कारण। तो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक कारण, ये नेक्स्ट क्लास में क्लास करेंगे इसका। ठीक है, और बताइए यहाँ तक वीडियो कैसे लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर हैंड नोट बनाइएगा, हैंड शॉट मत बनाइएगा। आप लोग के पास बुक है ना, बुक में मार्कर की तरह मतलब हेडलाइटर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।